के राय सर, ये जो जिस तरीके से एक साथ सामूहिक इस्तीफा हुआ, और अभी तक भाई ठीक है, जब नरेंद्र मोदी थे वहां पर बतौर मुख्यमंत्री, तब भी बदलाव की बात होती थी, लेकिन भाई मंत्रिमंडल एक साथ पूरा तो नहीं हटाया गया था कभी। अचानक से हटाया जाना केवल विरासत या केवल कब्जे को समझा जाए, या गुजरात में कुछ और भी खेल आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अमित शाह साहब के लिए कितना जरूरी है गुजरात का कंट्रोल, ताकि वो देश की बागडोर अपने हाथ में ले पाए। मोदी जी के बाद कौन, ये सवाल हमेशा गूंजता है। ये गुजरात का संकट सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश में भाजपा का संकट है, जो हर प्रांत में, हर सूबे में सरकार और पार्टी में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अमित शाह और मोदी जी का वर्चस्व भी बना हुआ है, इसलिए वो मुखर होकर नहीं आ रहा। जो गुजरात में आता हुआ दिखा, अभी स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफा देने के कारण वो क्या बताएंगे, लेकिन दरअसल दो बहुत जानकार लोगों को सुनकर हम भी बहुत सारी चीजें जाने हैं, जो गुजरात के ग्राउंड जीरो से जैसे जानकारी दी जा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात में सरकार जैसी चीज ही नहीं थी। कोई सरकार नहीं था, न कोई मंत्री था, न कोई मुख्यमंत्री था। आप भूपेंद्र पटेल खुद 40% गुजराती से पूछा जाए, बच्चों से, स्टूडेंट से, कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो शायद वो बताने में कुछ गलती कर दे। कुछ लोग विजय रूपाणी जी का नाम बता देंगे, कुछ लोग उसके पहले का नाम बता देंगे। एक अस्तित्वहीन, बिना कद और बिना रीढ़ के व्यक्ति को उन्होंने लगा कि यह व्यक्ति मेरा पपेट की तरह काम कर सकता है। यह हिज मास्टर हाउस में माइक के सामने जो बैठा हुआ तस्वीर है, उसकी भूमिका में रहेगा। दरअसल सारी दुनिया जानती है कि पीएमओ में एक कमरा ही है गुजरात सरकार के लिए। पूरा गुजरात का प्रशासन, गुजरात का शासन, गुजरात की पॉलिसी का निर्माण प्रधानमंत्री कार्यालय से किया जाता है, और वो इन्हीं पारित आदेशों का वहां पालन होता है। पूरी ब्यूरोक्रेसी में कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, वो सारे वहां के इंडस्ट्रियल हाउसेस देखते हैं। अडानी जिसको लीड करता है। गुजरात औद्योगिक रूप से एक संपन्न राष्ट्र है, और गुजरात के उसी संपन्नता का लाभ उठाकर 2014 के चुनाव में मोदी जी ने अरबों खरबों रुपए झोंक दिया। अडानी के 3 जेट में बैठ के पूरे देश में सघन प्रचार किया, और आक्रामक तेवर से झूठे वायदे की झड़ी लगा दी। 2 करोड़ नौकरी हो, चाहे एमएसपी हो, चाहे किसानों को फायदा हो, ये सारे बातें बता के, ये गुजरात के धन की वजह से हुआ है। ये संकट आप देखिए, ये क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के सूबाई जो नेता थे बहुत कद्दावर थे। नेहरू जी के जमाने में ऐसे ऐसे नेता थे, गोविंद बल्लभ पंत जैसे मुख्यमंत्री थे, जो नेहरू जी से भी भिड़ने की स्थिति रखते थे। रफी अहमद किदवई थे, जो नेहरू जी के साथ बहस कर लेते थे। भाजपा में भी बाकी दौर में बड़े कद्दावर मुख्यमंत्री हुए। वो अटल जी के भी शासन में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए, और भी मुख्यमंत्री। अटल जी तो बहुत मजाक करते थे कि हम तो साहब महिलाओं से घिरे हुए हैं, इधर ममता है, उधर जयललिता है, और इधर मायावती है, और देश के बाहर भी वो स्थिति है। वो वहां पर जिया बेगम जिया है बांग्लादेश में, और पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, और लंका में भी एक मैडम थी, और कोई हमारी बात नहीं सुनता। लेकिन वो उन लोगों को स्थान देते थे। आप ये बताइए, आप वो टीवी वाला दिखा सकते थे कभी भी कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, तो राजनाथ सिंह ने जेब से एक पर्ची निकाला, और पर्ची वो विजय राजे सिंधिया की जो बेटी है, नाम मुझे भूल रहा है, उनके हाथ में उन्होंने पकड़ा दिया। छोटी सी पर्ची, वसुंधरा जी, और दूसरी तरफ मुंह कर लिए। वो छोटी सी पर्ची जो खोला, तो उस पर लिखा हुआ था भजन लाल शर्मा। वो शख्स एक बार विधायकी हारा था, एक बार विधायकी जात जीता था, और वसुंधरा जी को ये पता नहीं था कि भजन लाल शर्मा है कौन, और ये उस सामने की सभा में बैठा हुआ है कि नहीं। ऐसे लोगों को इन्होंने एक व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, मोहन यादव। उनके बारे में इतनी ही छवि थी कि बहुत अश्लील गंदी गालियां देते हैं, और दूसरे वो जो महाकाल
के मंदिर की जमीन कब्जा किए हुए हैं। गालियां तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी दिया और आज खुद गाली सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय का एक सवाल उठाया। मोहन सिंह धामी को कौन जानता था, आप पुष्कर सिंह धामी को। तो ये चारों तरफ से इन्होंने कठपुतलियां इकट्ठा कर ली। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को हटा दिया जाए और कुछ हद तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, इनके पास न कोई मुख्यमंत्री है न कोई सरकार है। ये सारा आदेश आपको पता, सबको पता है कि मंत्रिमंडल में कौन शपथ लेगा। ये जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री आया था भजनलाल शर्मा, और होम मिनिस्ट्री में वो टाइप किया हुआ जो लिस्ट थी वो गृह मंत्री जी से लेके गया था कि ये मंत्री होंगे। तो जहां मंत्रियों का ये कद है तो वहां गुजरात कैसे, गुजरात तो 2002 की प्रयोगशाला रही है। गुजरात को हाथ से कैसे जानेंगे? गुजरात के पैसे से उन्होंने पूरा पार्टी खड़ा किया, पूरा चुनाव जीते हैं, पूरे लोगों को हराया है, लोगों को खरीदा है। आप सोचिए कि उसके बावजूद भी मेरे भाई कह रहे थे कि 13 कांग्रेस के विधायक तोड़ के ले आए, मंत्री बना दिए। यह संतोष क्यों नहीं होगा? और इतने के बाद भी आपको कांग्रेस से तोड़ना पड़ सकता है। इतने के बाद भी आप जो है असम में अपने पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं खोज पाते, हेमंत बिस्वा शर्मा को बना रहे हो कि आपके पार्टी में असंतोष हो जाए। आप बंगाल में आपके पार्टी के लिए जो 20 साल काम किए, जेल गए, ज्योति बाबू के राज में, जो दीदी के राज में, उनको आपने पूछा नहीं। आप एक महाभ्रष्ट शुभेंदु अधिकारी है, उसको सीएम का चेहरा बना दिए। आप जो 70,000 करोड़ के आरोपी को जेल भेज रहे थे, वो आज मुख्यमंत्री डिप्टी मिनिस्टर है। तो बैसाखियों पर चलने वाले जो शाह और मोदी की जो सरकार है, और इसका एक कारण और भी है जिसपे हमको सोचना चाहिए। बिहार में जो ये चुनाव का रथ इनका फंस गया है, बिहार में इनके दो बैसाखी दोनों कंधों से उतर गए हैं। एक तो चिराग पासवान, उसका खेल खत्म हो गया है, और दूसरा वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट का गुरु था, जो स्वराज पार्टी का प्रशांत किशोर को ले भी थे तेजस्वी यादव, और इनको जो है समाप्त कर दिया चिराग पासवान को नीतीश बाबू ने। ये भी एक बहुत बड़ी बौखलाहट है कि यहाँ जहां पर SIR के जरिए वोट नियंत्रित कर रहे थे और चिराग के जरिए जो है उनको नियंत्रित कर रहे थे नीतीश बाबू को, वो सारी बैसाखी आपकी टूट के गिर गई हैं। तो गुजरात का संकट पूरे देश का संकट बन सकता है, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात मॉडल के सारे तिलस्म टूट चुके हैं। गुजरात में संपन्नता कितनी है, कितनी आर्थिक असमानता है, कितनी बेरोजगारी है, कितने सामाजिक समरसता का अभाव है, ये सरकारी आंकड़ों से ही पता चल जा रहा है। गुजरात में ह्यूमन राइट की क्या स्थिति है, महिलाओं को, दलितों की, आदिवासियों की क्या स्थिति है, ये सरकार के आंकड़े खुद बताते हैं।